दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे साथ EBN 7 भारत समाचार रोजाना लोकसभा चुनाव की एनालिसिस रिपोर्ट। दोस्तों राहुल गांधी के तेवर बदल गए हैं। ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री के भाषण की रूपरेखा भी बदल गई है। ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की स्थिति पर आकर खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां गिनाना तो दूर, 2047 में विकसित भारत की कल्पना और संस्कृत के श्लोक का पाठ का याद करते हुए, प्रभु श्री राम का जिक्र करते हुए हिंदुत्व के दायरे तले कांग्रेस को यह कटघरे में कहकर खड़ा कर रहे हैं कि क्या हिंदू विरोधी कांग्रेस है। राजनीतिक तौर पर किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि 2024 इस झटके में बदल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? पहले 3 चरणों में जो बीजेपी ने अभी अपने तौर पर उसका एनालिसिस किया, कांग्रेस ने भी किया, इंडिया गठबंधन ने भी, तमाम साथियों ने इसका एनालिसिस किया और आरएसएस ने भी इसका एनालिसिस किया। उन्हें समझ में आने लगा है कि दरअसल 2019 में जो लकीरें देश के युवाओं ने खींची, किसानों ने खींची, देश के दलितों ने खींची, देश की पिछड़ा जातियों ने खींची, साथ ही देश के बेरोजगारों ने खींची, क्या उसी के अक्स तले 2024 में ढलान पर आकर भाजपा खड़ी हो जाएगी? क्या यह सबको पहले से नजर आने लगा है कि 2024 में परिणाम किसके पक्ष में आने वाले हैं? क्योंकि यह लहर है या आंधी है जो पिछले सब कुछ पीछे से समेटती चली आ रही है। आम जनता की धड़कनों ने क्या वाकई दिखाना शुरू कर दिया है कि जिसका असर कल उत्तर प्रदेश के कानपुर में नजर आया, जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा में जोश था या भीड़ थी, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को आगे आने वाले 4 चरणों के चुनाव में करो या मरो की स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है। भले ही आज चौथे चरण के मतदान के चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन हो, जिसमें लोकसभा चुनाव आधे से ज्यादा बीत जाएगा, लेकिन जो कल लखनऊ में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को लेकर रैली में संविधान बचाने की बात रखी, क्या वाकई 2024 की तस्वीर बदल देगी और मोदी की जगह राहुल गांधी को लाकर खड़ा कर देगी? जो रास्ता दिल्ली के लिए यूपी से होकर गुजरता है, उसमें आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी ढलान पर है। सवाल बड़ा है, क्या लोगों पर मोदी मैजिक नहीं चल रहा? यह बीजेपी के लिए चिंतन की बात जरूर होगी, क्योंकि जो बीजेपी का पिछले 3 चरणों में हाल हुआ है, उसमें क्या चौथे चरण में बीजेपी संभाल सकती है? यह खुद बीजेपी के लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता ने 10 साल से ज्यादा किसी को समय नहीं दिया है जो पीएम पद पर बना रहे। क्या इसी वजह से जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्र प्रेस फ्रीडम की बात करने लगे हैं? प्रेस मीडिया धीरे धीरे मोदी से किनारा करने लगी है। क्या कभी दोस्त रहे अडानी अंबानी पर पीएम मोदी प्रहार करते दिखाई दे रहे हैं और अपने भाषण में 2019 वाला दम नहीं दिखा पा रहे? इससे लगता नहीं है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार बैकफुट पर जरूर है। केजरीवाल का जेल से छूटकर आना और आते ही आज बीजेपी पर तीखे प्रहार करने वाले भाषण ने बीजेपी को फिर से एनालाइज करने पर मजबूर कर दिया है। देश के भीतर की स्थिति साफ तौर पर दिखाई देने लगी है कि वक्त बदलने वाला है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सीधे तौर पर कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को इस तरीके से जेल में बंद करके यह दिखा दिया है कि हम किसी भी व्यक्ति को उठाकर जब चाहे जब मर्जी बंद कर सकते हैं। इस संदेश से जनता पर क्या असर पड़ा होगा? चौथे चरण के मतदान के लिए जो बीजेपी सोच रही है, क्या बीजेपी वह कर पाएगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। कानपुर में जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के भाषणों की स्थिति थी, वह देखने लायक थी। राहुल गांधी और
राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो भाषण दे रहे थे उसमें जो जोश था, उसमें कहीं ना कहीं यह जरूर सामने आ रहा था कि कहीं ना कहीं इस पर बीजेपी बैकफुट पर जरूर है। 400 पार का आंकड़ा देने वाली बीजेपी इस बार 272 से भी नीचे आ रही है। इस पर विरोधी दलों के नेता, या यूं कहें कि विपक्ष में इंडिया गठबंधन के नेता इस बार अपने भाषणों पर ही बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं। 2014 में जो बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के मैजिक पर चुनाव जीता था, उसमें क्या नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर जनता को एक हीरो के रूप में अपने आप को लाकर खड़ा कर दिया, आज वही सब कुछ बीजेपी के खिलाफ है। आज वही सब कुछ राहुल गांधी अपने भाषणों में उसको आगे रखकर कर रहे हैं, तो वही यही सब कुछ अखिलेश यादव भी इसको लेकर तीखे प्रहार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त किस तरीके की बैकफुट पर है। राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी कर दी है कि राहुल गांधी ने कह दिया कि इस बार पीएम मोदी नहीं आने वाले, तो क्या सोचकर किया होगा? आखिर इसके पीछे की वजह क्या होगी? यह जो कानपुर की संयुक्त रैली थी, कहीं ना कहीं इसका असर जरूर लोगों पर पड़ने वाला है। अब परसों 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है, जिसमें यूपी तय कर देगी कि यहां पर से निकलने वाली लोकसभा सीटें दिल्ली का रास्ता बताएंगी और दिल्ली में पीएम कौन होगा। यह 2024 का सेमीफाइनल दिल्ली से होकर ही गुजरता है और दिल्ली का रास्ता ही पीएम पद के उम्मीदवार को पीएम बनाता है। सुनाते हैं आपको अखिलेश यादव और राहुल गांधी के दोनों बयान कि किस तरीके से ढलान पर बीजेपी को लाकर खड़ा कर दिया है। शुरुआत में मैं आपको कह देता हूं, जो बात आपको हिंदुस्तान की मीडिया कभी नहीं कहेगी, मगर जो बात सच है, 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। फिलहाल हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। और अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हो स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। फिर अगली वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है। वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया।
जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था, आप लोगों को याद होगा। मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को। ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार में मेरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है। वहां पे मान साहब ने उसको, किसी को भी, विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, हमने अपने मंत्री को उठा के जेल में भेज दिया। तुम देश के सारे चोर उचक्के डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेल भेज दो और कहो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे प्रधानमंत्री जी। आप देशवासियों को बेवकूफ मत समझो। देश बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर हो रहा है कि सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर दो। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टैलिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनराई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री ने बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है, 4000-5000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ।
140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं।